नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संबित पात्रा ने पुलिस से मांगा 7 दिन का समय और कल रायपुर पुलिस पूर्व सीएम रमन सिंह से करेगी पूछताछ। जी हां दोस्तों, भाजपा के एक के बाद एक बड़े नेता नपते जा रहे हैं और अब पूर्व सीएम रमन सिंह से पूछताछ करेगी पुलिस। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस समेत 12 विपक्षी दलों का किसान मोर्चा को समर्थन, 26 मई को किसानों का विरोध दिवस। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में शिक्षकों की मौत का मामला, प्रियंका गांधी ने कहा कि लीपापोती ना करे सरकार, चुपचाप मुआवजा दे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरह। संबित पात्रा ने पुलिस से मांगा 7 दिन का समय। कल रायपुर पुलिस पूर्व सीएम रमन सिंह से करेगी पूछताछ। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस ने टूल किट मामले पर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था। संबित ने छत्तीसगढ़ पुलिस से फिलहाल 7 दिनों का समय मांगा है। वहीं अब इस मामले में ही कल छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह से पूछताछ होगी। बता दें कि कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI ने रायपुर में टूल किट मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इनमें किसी रिसर्च डिपार्टमेंट लेटर हेड पर कथित रूप से झूठा और मनगढ़ंत कंटेंट छापने का आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि NSUI के FIR दर्ज कराने के बाद रायपुर पुलिस ने संबित पात्रा को आज शाम 4 बजे रायपुर के सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट करने को कहा था। पुलिस ने संबित को थाने में व्यक्तिगत या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने के लिए कहा था, लेकिन अब संबित पात्रा ने पुलिस के सामने पेश होने के लिए 7 दिनों का समय मांगा है। बताया जा रहा है कि अगर अब 7 दिनों के भीतर संबित पुलिस के सामने पेश नहीं होते हैं तो रायपुर पुलिस उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। रायपुर पुलिस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को 24 साढ़े 12 बजे अपने घर पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस उनके घर पर ही उनसे पूछताछ करेगी। दरअसल सिविल लाइन थाने में पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस टूल किट का इस्तेमाल कर कोरोना वायरस संकट के वक्त फायदा उठाकर पीएम नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल कर रही है। कांग्रेस ने इन आरोपों को फेक बताया था, किसी भी तरह की टूल किट के इस्तेमाल से इनकार किया है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा की शिकायत पर 19 मई को सिविल लाइंस थाने में फर्जी खबर फैलाने और वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया गया था। शर्मा ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने नकली लेटरहेड का उपयोग करके मनगढ़ंत कंटेंट प्रसारित किया। शर्मा ने आरोप लगाया कि इस फर्जी कंटेंट को फैलाने का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी के दौरान लोगों की मदद करने में मोदी सरकार की भारी विफलता से ध्यान हटाना था। IPC की धारा 469, 504, 505(1)B के तहत मामला दर्ज किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस समेत 12 विपक्षी दलों का किसान मोर्चा को समर्थन, 26 मई को किसान का विरोध दिवस। जी हां दोस्तों, विपक्ष की 12 पार्टियों ने संयुक्त किसान मोर्चा के 26 मई को आहूत देशव्यापी विरोध दिवस को अपना समर्थन दिया है। इस मामले में सभी 12 मुख्य पार्टियों ने संयुक्त बयान जारी कर समर्थन दिया है। दरअसल किसान संगठन अपने आंदोलन के 6 माह पूरा होने के मौके पर एक दिन का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। मोर्चे को समर्थन देने वाली पार्टियों में कांग्रेस, JDS, NCP, TMC, शिवसेना, DMK, GMM, नेशनल कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी, RJD, CPI और CPM शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, NCP अध्यक्ष शरद पवार और बाकी 10 पार्टियों के अध्यक्षों ने संयुक्त बयान जारी कर किसानों के विरोध दिवस को अपना समर्थन दिया है। विपक्षी पार्टियों ने PM को लिखा था पत्र। बता दें कि 12 मई को विपक्षी पार्टियों ने कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की थी, ताकि लाखों अन्नदाताओं को कोरोना महामारी से बचाया जा सके और किसान अन्न पैदा कर सके। संयुक्त बयान में विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर कृषि कानूनों को तुरंत वापस लेने की मांग की है और स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की मांग की है। विपक्षी दलों ने सरकार से किसानों से दोबारा बातचीत करने की मांग की है और हठधर्मिता छोड़ने को कहा है। किसान पिछले नवंबर से ही दिल्ली बॉर्डर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 3 कृषि कानूनों पर बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह किया। किसान पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन वे 3 केंद्रीय कानूनों पर गतिरोध को तोड़ने में विफल रही है। SKM में किसानों के 40 संघ शामिल हैं। मोर्चा ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि उसने सरकार से प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ फिर से बातचीत शुरू करने को कहा है। एक सरकारी समिति ने 22 जनवरी को किसान नेताओं से मुलाकात की थी। 26 जनवरी के बाद से दोनों पक्षों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। गणतंत्र दिवस के दिन ही राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर रैली हिंसक हो गई थी। SKM ने एक बयान में कहा
संयुक्त किसान मोर्चा ने आज प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर किसानों से बातचीत फिर से शुरू करने को कहा है। इस पत्र में किसान आंदोलन के कई पहलुओं और सरकार के अहंकारी रवैये का जिक्र। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में शिक्षकों की मौत का मामला, प्रियंका ने कहा लीपा पोती ना करे सरकार, मुआवजा दे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान हुई शिक्षकों की मौत को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा योगी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। प्रियंका ने रविवार को ट्वीट के माध्यम से एक बार फिर प्रदेश की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत सभी शिक्षकों कर्मियों के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और एक आश्रित को नौकरी की मांग की है। प्रियंका ने ट्वीट में लिखा, पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान 1621 शिक्षकों की मौत सरकारी निष्ठुरता का शिकार न हो, उन्होंने ड्यूटी का कर्तव्य निभाया। अब उत्तर प्रदेश सरकार लीपापोती न करके सभी मृत शिक्षकों कर्मियों के परिवारों को 1 करोड़ मुआवजा व एक आश्रित को नौकरी दे, ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने दावा किया था कि पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी करने वाले 1621 टीचरों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और बेसिक शिक्षा विभाग के अन्य कर्मियों की कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत हुई है। इस पर यूपी सरकार के बेसिक शिक्षक विभाग की तरफ से कहा गया कि पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है जो मुआवजे के पात्र हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसचिव सत्य प्रकाश की ओर से जारी एक प्रेस नोट में स्पष्ट किया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार घर से ड्यूटी स्थल और ड्यूटी स्थल से घर के बीच मौत होने पर ही मुआवजा देने का प्रावधान है। इसका निर्धारण भी आयोग ही करता है। आयोग को जिलाधिकारियों की ओर से अब तक मात्र 3 परिषदीय शिक्षकों की मृत्यु की प्रमाणिक सूचना मिली है। विभाग ने मृतक आश्रितों को मुआवजा राशि का भुगतान जल्द कराने का आश्वासन दिया है। प्रियंका गांधी ने इस मामले में इससे पहले ट्वीट करते हुए लिखा था, पंचायत चुनाव में ड्यूटी करते हुए मारे गए 1621 शिक्षकों की उत्तर पर जारी लिस्ट को संवेदनहीन यूपी सरकार झूठ कहकर मृत शिक्षकों की संख्या मात्र 3 बता रही है। शिक्षकों को जीते जी उचित सुरक्षा उपकरण और इलाज नहीं मिला और अब मृत्यु के बाद सरकार उनका सम्मान भी छीन रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेठी के हर घर को सैनिटाइज कराएंगे राहुल गांधी, पंचायत स्तर पर कांग्रेस चलाएगी अभियान। जी हां दोस्तों, अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी अमेठी संसदीय क्षेत्र के हर घर को सैनिटाइज कराएंगे। इतना ही नहीं, पूरे क्षेत्र में 20,000 मास्क का वितरण कराया जा रहा है और जल्द ही दवाओं की किट भी वितरित की जाएगी। राहुल की योजना को अमली जामा पहनाने के लिए स्थानीय संगठन तैयारी बनाने में जुट गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर भेजने के बाद अब राहुल गांधी ने अमेठी के हर घर को सैनिटाइज कराने का निर्णय लिया है। राहुल के निर्देश पर जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल की अगुवाई में ग्राम पंचायत स्तर पर सैनिटाइजेशन कराने की योजना की तैयारी की जा रही है। जिला अध्यक्ष ने बताया कि ग्राम सभा अध्यक्ष के माध्यम से क्षेत्र के प्रत्येक घर में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कराई जाएगी। इसके साथ ही राहुल गांधी की ओर से आवश्यक दवाओं की एक किट भी भेजी जा रही है, जिसका वितरण जरूरतमंद लोगों को संगठन के माध्यम से किया जाएगा। अमेठी से चुनाव हारने के बाद भी गांधी परिवार यहां से अपना ताल्लुक बनाए रखे हैं। चुनाव हारने के महज 3 महीने बाद ही राहुल गांधी जहां अमेठी आए थे, वहीं प्रियंका और सोनिया भी अमेठी आ चुकी हैं। पिछले वर्ष भी भेजी थी सामग्री। पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के दौरान राहुल गांधी ने अमेठी में मास्क, सैनिटाइजर वितरण के साथ ही राशन भी भिजवाया था। पूरे संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सैनिटाइजर व राशन का वितरण किया था। हमारे नेता हर घड़ी हमारे साथ, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बताया कि हमारे नेता राहुल गांधी हर घड़ी अमेठी परिवार के साथ हैं। अमेठी उनका राजनीतिक क्षेत्र नहीं है बल्कि परिवार है और यहाँ के लोगों की सहायता करके उन्हें हर पल इसका एहसास भी कराया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सेंट्रल विस्टा पर कपिल सिब्बल का हमला, कहा पट्टिका को हटाए अगली सरकार। जी हां दोस्तों, कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार को वैक्सीन खरीदनी चाहिए, प्रत्येक नागरिक का टीकाकरण करना चाहिए, पीएम केयर्स फंड सहित सभी संसाधनों को लगाना चाहिए, बजट में टीकाकरण के लिए निर्धारित 35,000 करोड़ रुपए का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा, इन दिनों देश जिस वास्तविक समस्या का सामना कर रहा है वह पर्याप्त टीका उत्पादन सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने पूछा कि टीकों के उत्पादन में शामिल कंपनियों की लिमिट क्यों है, अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं को बाहर रखा गया है। उन्होंने विपक्ष द्वारा सरकार को दिए गए सुझाव को सही ठहराया। आरोप लगाया कि संकट के समय सरकार ने प्रदर्शन नहीं किया है। 4 मुख्यमंत्रियों सहित 12 प्रमुख विपक्षी दलों ने 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की थी कि सरकार को सेंट्रल विस्टा परियोजना को रोकना चाहिए, इसके बजाय ऑक्सीजन टीकों की खरीद के लिए धन का उपयोग करना चाहिए। कांग्रेस महामारी से निपटने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी विपक्षी दलों की सलाह पर ध्यान नहीं देने को लेकर सरकार पर हमला करती रही है। दूसरी तरफ दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के निर्माण को रोकने की मांग करने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को रायपुर पुलिस ने भेजा नोटिस, शाम 4 बजे थाने में पेश होने को कहा। जी हां दोस्तों, टूल किट मामले में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दर्ज करवाए मामले में पुलिस ने भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। रायपुर के सिविल लाइन थाने के प्रभारी ने कल देर शाम ईमेल के जरिए श्री संबित पात्रा को भेजे गए नोटिस में उनके खिलाफ धारा
504, 505(1), BC 469 एवं 188 के तहत दर्ज अपराध में आज शाम 4 बजे थाने में व्यक्तिगत रूप से अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने को कहा है। नोटिस का पालन नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। ज्ञातव्य है कि टूल किट विवाद में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कांग्रेस के कूट रचित लेटर हेड की झूठी और मनगढ़ंत कहानी सोशल मीडिया में प्रचारित करने के आरोप में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ 19 मई को प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। डॉक्टर सिंह को भी पुलिस ने इसी तरह का नोटिस जारी किया है। भाजपा ने मंगलवार को कांग्रेस पर कोरोना महामारी के दौरान देशवासियों में भ्रम फैलाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया और कहा कि इस संकट काल में विपक्षी दल की गिद्धों की राजनीति उजागर हुई है। एक टूल किट का हवाला देते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कोरोना के समय जब पूरा देश महामारी से लड़ रहा है तो कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने की कोशिश की है। पात्रा ने दावा किया कि कांग्रेस ने महामारी के समय ऐसे ही टूल किट के जरिए सरकार को घेरने के लिए विभिन्न माध्यमों से देश में भ्रम की स्थिति पैदा कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने महामारी को प्रधानमंत्री मोदी की छवि धूमिल करने के मौके के रूप में इस्तेमाल किया। इसके जवाब में कांग्रेस ने मंगलवार को भाजपा पर फर्जी टूल किट तैयार करने का आरोप लगाया और सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उसके वरिष्ठ नेताओं BL संतोष, स्मृति ईरानी, संबित पात्रा तथा कई अन्य के खिलाफ दिल्ली पुलिस में जालसाजी की शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि वह प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मैनेजरों को पत्र लिखकर झूठ फैलाने वाले इन वरिष्ठ भाजपा नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट खत्म करने का आग्रह भी करे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 एक तो महामारी, उस पर प्रधान अहंकारी, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2.40 लाख दैनिक मामले सामने आए तो वहीं 3,741 मरीजों की मौत हो गई। इस बीच ब्लैक फंगस नामक इन्फेक्शन ने भी पैर पसारना शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना वायरस वैक्सीन और ब्लैक फंगस की दवा की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में एक आर्टिकल शेयर करते हुए कहा, एक तो महामारी और उस पर प्रधान अहंकारी। वहीं इस ट्वीट के साथ शेयर किए गए आर्टिकल में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक सुरेश यादव के सरकार पर बड़ा आरोप लगाने की बात कही गई है। आर्टिकल में कहा गया है कि यादव ने सरकार के ऊपर वैक्सीन अभियान के दौरान उपलब्ध वैक्सीन स्टॉक और WHO के गाइडलाइन को ध्यान में रखने का आरोप लगाया है। मालूम हो कि राहुल पहले भी वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र पर निशाना साध चुके हैं। बीते शनिवार को ही उन्होंने अपने एक ट्वीट में मोदी सिस्टम के कुशासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि इस संकट से जूझने के लिए पीएम ताली थाली बजाने की घोषणा करते ही होंगे। देश में पिछले एक सप्ताह से कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है। अप्रैल में जब से दूसरी लहर का प्रकोप शुरू हुआ तब से वैक्सीनेशन तेज किया गया था। 10 अप्रैल को 36,59,356 लोगों की एक दिन में वैक्सीन की डोज लगाई गई थी, लेकिन इसके बाद आंकड़ा गिरने लगा। 21 मई को 24 घंटे में वैक्सीन की 17,97,274 डोज लगाई गई। इन 40 दिनों के अंदर वैक्सीनेशन में 50% यानी आधे की गिरावट दर्ज की गई। अलग अलग राज्यों से आ रही खबरों के मुताबिक उनके पास वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान हरियाणा सीएम के खिलाफ कल करेंगे प्रदर्शन, 26 मई विरोध दिवस मनाएंगे। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री के खिलाफ हरियाणा के किसान संगठनों ने फैसला किया है कि 24 मई 2021 को हिसार कमिश्नरी का घेराव करेंगे। वहीं किसानों ने 26 मई को देश भर में विरोध दिवस मनाने का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार हरियाणा के हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध कर रहे किसानों के खिलाफ पुलिस ने हिंसक कार्रवाई की। इसमें कई किसानों को गहरी चोटें भी आई थी व कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया था। किसानों के भारी विरोध के बाद पुलिस ने किसानों पर कोई केस दर्ज न करने का फैसला लिया, लेकिन पुलिस ने 350 से अधिक किसानों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर लिए। इस बीच हरियाणा के किसान संगठनों ने फैसला किया है कि 24 मई को हिसार कमिश्नरी का घेराव किया जाएगा। इसके लिए सुबह 10 बजे सभी किसान क्रांतिमान पार्क में इकट्ठे होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने आसपास के किसानों से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की है। किसानों की मांग है कि उन पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई हो जिन्होंने अमानवीय तरीके से किसानों पर हमले किए व लाठीचार्ज, आंसू गैस और पत्थरबाजी के सहारे किसानों के प्रदर्शन को रोका। वहीं मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जिन्होंने कोविड गाइडलाइंस को दरकिनार कर यह कार्यक्रम किया। विरोध प्रदर्शन में पंजाब के वरिष्ठ किसान नेताओं के साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी पहुंचेंगे। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मई को देश भर में विरोध दिवस मनाने का आह्वान किया है और सभी देशवासियों से अपने घर और वाहन पर काला झंडा लगाने और मोदी सरकार के पुतले जलाने की अपील की है। क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध के जन्म, निर्माण और परिनिर्माण का उत्सव बुद्ध पूर्णिमा भी पड़ता है, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने यह फैसला किया है कि उस दिन सभी मोर्चे और धरनों पर अपने अपने तरीके से बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। किसान आंदोलन के दिल्ली की सीमाओं पर 6 महीने पूरे होने पर केंद्र की मोदी सरकार को 7 साल पूरा होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने इस दिन मोदी सरकार के विरोध स्वरूप काले झंडे लगाने का फैसला किया है। इस दिन मोदी सरकार के पुतले जलाने का भी आह्वान किया गया है। इस दिन देशवासियों से अपील है कि वे अपने घरों, दुकानों, वाहनों समेत सोशल मीडिया पर काले झंडे लगाकर
किसान विरोधी, जनता विरोधी मोदी सरकार का विरोध करें। इस मुहिम का देश की ट्रेड यूनियन, छात्र संगठन व तमाम जनवादी संगठन समर्थन कर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में फिर बढ़ा लॉकडाउन, 31 मई तक रहेगा जारी। केजरीवाल बोले, युद्ध अभी बाकी है। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामले और संक्रमण दर कम हुई है। वहीं घटती संक्रमण दर के बीच लॉकडाउन बढ़ाने या खत्म करने के संशय अब समाप्त हो गया है। रविवार को केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए इसे एक हफ्ते और लागू रहने के आदेश दिए हैं। ऐसे में अब दिल्ली में 31 मई तक बंदिशें जारी रहेंगी। सीएम ने कहा कि अगर मामले घटने का सिलसिला जारी रहा और हालात सुधरते दिखते हैं तो 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करेंगे। बता दें कि 18 अप्रैल से दिल्ली में शुरू हुआ लॉकडाउन 24 मई को खत्म होने वाला था, लेकिन उससे पहले सीएम ने इसे एक हफ्ते और बढ़ाने की घोषणा कर दी है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि एक महीने में दिल्ली के अनुशासन की वजह से कोरोना की लहर कमजोर होती नजर आ रही है। अप्रैल में 36% संक्रमण दर पहुंच गई थी। आज कम लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रविवार को पिछले 24 घंटे में 1600 केस सामने आए हैं। वहीं केजरीवाल ने वैक्सीन की कमी को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की बहुत कमी है, लेकिन वैक्सीन की समस्या का समाधान हम सब मिलकर निकालेंगे। इसी बीच उन्होंने महामारी के दौरान डटे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और नर्स पूरी तरह से सेवा भाव में जुटे हुए हैं। इसी बीच हमने अपने कई डॉक्टर्स को खोया भी है। उन्होंने कहा कि युद्ध अभी बाकी है, अभी भी 1000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आईएमए ने एलोपैथी पर वायरल वीडियो को लेकर योग गुरु रामदेव को भेजा कानूनी नोटिस। जी हां दोस्तों, भारतीय चिकित्सा संघ ने योग गुरु रामदेव को कानूनी नोटिस भेजा है। इस पर पतंजलि योगपीठ को सफाई देनी पड़ी है। भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा लगाए गए उन आरोपों को पतंजलि योगपीठ ने शनिवार को खारिज किया कि योग गुरु रामदेव ने एलोपैथी के खिलाफ अज्ञानतापूर्ण बयान देकर लोगों को गुमराह किया और वैज्ञानिक चिकित्सा को बदनाम किया। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक वीडियो का हवाला देते हुए आईएमए ने पूर्व में कहा था कि रामदेव कह रहे हैं कि एलोपैथी एक ऐसे स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट ने एक बयान जारी कर कहा कि रामदेव चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों का बेहद सम्मान करते हैं जो महामारी के ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में दिन रात काम करते हैं। इसमें कहा गया है कि वह उन्हें और कार्यक्रम में भाग ले रहे कई अन्य सदस्यों को व्हाट्सएप पर प्राप्त एक अग्रसरित संदेश पढ़ रहे थे। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के महासचिव आचार्य बालकृष्ण के हस्ताक्षर वाले बयान में कहा गया, स्वामी जी की आधुनिक विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा करने वालों के खिलाफ कोई गलत मंशा नहीं है। उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाया जा रहा है वह गलत व निरर्थक है। इससे पहले आईएमए ने एक बयान में कहा था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने एलोपैथी और वैज्ञानिक चिकित्सा के खिलाफ अज्ञानता भरा बयान देकर लोगों को गुमराह करने का काम किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा को हराने के लिए यूपी और उत्तराखंड में भी अभियान चलाएगा संयुक्त किसान मोर्चा। जी हां दोस्तों, किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने शनिवार को केंद्र सरकार पर बातचीत फिर से शुरू नहीं करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि किसानों ने केंद्रीय कृषि कानूनों पर बातचीत करने से कभी इनकार नहीं किया। राजेवाल ने यहां संवाददाताओं से कहा, 22 जनवरी के बाद से केंद्र सरकार द्वारा कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। सरकार की ओर से बातचीत के लिए आगे का रास्ता रोक दिया गया है। हमने बातचीत करने से कभी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि बातचीत फिर से शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा गया है। विरोध प्रदर्शन करने वाले 40 से अधिक किसान संघों का नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 3 कृषि कानूनों पर बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह किया था, जिसके खिलाफ वे दिल्ली की सीमाओं पर पिछले साल नवंबर से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता 3 केंद्रीय कानूनों पर गतिरोध को तोड़ने में विफल रही है। एक सरकारी समिति ने 22 जनवरी को किसान नेताओं से मुलाकात की थी। 26 जनवरी के बाद से दोनों पक्षों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है, जब राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर रैली हिंसक हो गई थी। राज्यपाल ने शनिवार को केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उसके खिलाफ अभियान चलाएंगे, जैसा उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। उन्होंने कहा कि संघर्ष को और तेज करने के लिए सभी किसान संगठनों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण इस संबंध में किसी तारीख को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। भारतीय किसान यूनियन गुट के अध्यक्ष राज्यपाल ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर उनके विरोध के 6 महीने होने के प्रतीक के तौर पर 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दिन लोगों को कृषि कानूनों के विरोध में अपने घरों, दुकानों, उद्योगों और ट्रैक्टरों पर काले झंडे लहराने चाहिए। इसके अलावा 26 मई को प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका जाएगा। राज्यपाल ने हरियाणा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाया कि वह दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को यह कहकर बदनाम करने की कोशिश कर रही है कि इससे कोविड-19 संक्रमण फैल सकता है। किसान नेता ने कहा कि उन्होंने टिकरी और सिंगू सीमा पर धरना स्थलों पर संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध किए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
हेडक्वार्टर ने 13 मई को किसानों से कोविड-19 की गंभीर स्थिति के मद्देनजर अपना आंदोलन स्थगित करने का आग्रह किया था और दावा किया था कि धरना स्थलों से गाँव के बीच उनकी आवाजाही से गाँव में संक्रमण फैल रहा है। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने विरोध स्थल के पास एक अस्पताल में 10 ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा, हम प्रत्येक प्रदर्शनकारी को काढ़ा दे रहे हैं, हम विटामिन ए, सी, डी और अन्य दवाएं भी वितरित करते हैं। राज्यपाल ने अफसोस जताया कि 20 दिन पहले हरियाणा के सोनीपत प्रशासन से अनुरोध किए जाने के बावजूद टिकरी और सिंघू में किसानों के टीकाकरण के लिए कोई रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्विटर ने 5 और भाजपा नेताओं के ट्वीट को बता दिया मैनिपुलेटेड, भड़क गई मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, टूल किट मामले में मोदी सरकार द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद भी ट्विटर ने कई भाजपा नेताओं के ट्वीट को मैनिपुलेटेड करार दिया है। सरकार ने कोविड-19 के मुद्दे को लेकर केंद्र पर निशाना साधने के लिए कांग्रेस के कथित टूल किट के साथ मैनिपुलेटेड टैग चलाने पर ट्विटर से आपत्ति जताई है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने ट्विटर से कहा कि वह मैनिपुलेटेड टैग को हटाए क्योंकि मामला कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समक्ष लंबित है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सोशल मीडिया मंच निर्णय नहीं दे सकता। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।